नमस्ते। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो आपका पेपर है उसकी 3rd यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, एक परमाणु आदर्श गैस। तो देखिए, हम लोग उसमें मान रहे हैं कि एक हम लोगों ने आयतन लिया V, उसके अंदर N अणु है एक परमाणु गैस के। तो उसका और हर एक जो अणु है उसका द्रव्यमान हमारा स्मॉल m के बराबर है। तो हम लोग किसी भी अणु को कैसे निर्देशांक करते हैं, उसके लिए 3 तो हम लोग स्थिति निर्देशांक ले रहे हैं एक्स वाई जेड, और 3 हम लोग संवेग निर्देशांक ले रहे हैं पी एक्स पी वाई पी जेड के बराबर। तो हम लोग जैसे मैं बोल ही रही हूँ कि मोनोएटॉमिक आइडियल गैस की हम लोग बात कर रहे हैं। आइडियल गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, राइट। तो इस वजह से इसकी जो इंटरेक्शन की जो एनर्जी होगी वो ज़ीरो के इक्वल होगी। तो इससे हम लोग की जो स्थितिज ऊर्जा होगी हर एक कोष्टिका की, वो सब सारी कांस्टेंट होगी। इसको हम लोग शून्य के बराबर भी मान सकते हैं। तो हम लोग शून्य मान रहे हैं स्थितिज ऊर्जा को, और हम लोग बोल रहे हैं कि इसकी जो वेसल है उसकी जो वॉल्स है वो पेनेट्रेबल है, मतलब उसके अंदर से पास नहीं हो सकते हैं अणु। तो उसको हम लोग मैथमेटिकली हम लोगों को बताना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए कंसिडर कर सकते हैं कि सेल्स हैं उसको जब एक्स वाई जेड से बाहर की जो भी अक्ष हैं उसके लिए हम लोग जब कंसिडर करेंगे तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसको यदि हम लोग अनंत मान लें तो ई एप्सिलॉन हमारा जब इन्फिनिट होगा तो एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी हमारा 0 के इक्वल होगा। दैट मीन्स उसका कोई भी फलन नहीं होगा वितरण का उसके बाहर। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी जो भी एनर्जी होगी वो ओनली गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, जो कि इक्वल होती है 1/2m PI² अपॉन PI² के इक्वल। तो एप्सिलॉन आई हमारा हो जाएगा PI² अपॉन 2m के इक्वल। तो वितरण फलन हम लोग जो होता है पार्टीशन फंक्शन हुआ हमारा हो जाएगा z इक्वल्स टू समेशन ओवर आई एक्सपोनेंशियल माइनस PI² अपॉन 2m के टी के इक्वल। इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन 2। अब देखिए, हम लोग जो कोष्टिकाएं हम लोगों ने ली है उसको मैं बोलूँ कि उसका आयतन जो है H वो इक्वल है dx dy dz dpx dpy dpz के इक्वल। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर आयतन है उसमें dpx dpy dpz भी कंसिडर किया है, क्योंकि इसके अंदर जो अणु है उसको जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी स्टेट को, तो उसमें हम लोगों को पी एक्स पी वाई पी जेड की भी ज़रूरत होती है। इस वजह से यहाँ पे आयतन में डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड भी होगा। तो जेड हमारा जो होगा वो 1/h 6 इंटीग्रेशन हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हमारे पास 6 यहाँ पे है। तो एक्सपोनेंशियल माइनस PI² 2m के टी डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के इक्वल होगा। तो देखिए, हम लोगों ने जो 3 इंटीग्रेशंस थे डी एक्स डी वाई डी जेड उसको हम लोगों ने आगे ले लिया। बाकी की जो 3 थे उनको हम लोग अलग अलग कर देंगे। p² को हम लोग PX² प्लस PY² प्लस PZ² के इक्वल बोल सकते हैं। तो इससे हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस PX² अपॉन 2m के टी डी पी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस PY² अपॉन 2m के टी डी पी वाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस PZ² अपॉन 2m के टी डी पी जेड के इक्वल होगा। तो देखिए, इससे हमारा पार्टीशन फंक्शन जो आएगा वो इक्वल होगा ये इसकी वजह से। तो ये वाला जो होगा इंटीग्रेशन वो तो हमारा v के इक्वल हो जाएगा, इससे हो जाएगा v/h, और ये एक का हमारा जो आता है वो आता है 2πm KT रेज़ टू पावर 1/2 के इक्वल। तो 3 हमारे समान हैं, उसलिए हो जाएगा 2πm KT रेज़ टू पावर 3/2 के इक्वल। अब हम लोग देखते हैं कि आयत कोशिका है उसके अंदर हम लोगों को परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो वो क्या होगी, Ni इक्वल्स टू n अपॉन जेड एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन आई का स्क्वायर एप्सिलॉन आई अपॉन के टी, वो इक्वल होगा। इसकी वैल्यू हम लोग जेड की वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ पर, तो हो जाएगा NH अपॉन V 2πm KT रेज़ टू पावर माइनस 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस PI² अपॉन 2m KT के इक्वल। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन 4। अब देखिए, क्योंकि आयत सेल है आपका, उसका आयतन बहुत ही कम होगा, इन्फिनिटेसिमल होगा, इस वजह से उसके अंदर अणुओं की संख्या है उसको हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। d6n इक्वल्स टू n अपॉन v 2πm KT रेज़ टू पावर माइनस 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस PI² अपॉन 2m KT dx dy dz dpx dpy dpz के इक्वल। इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन 5। अब देखिए, यदि हम लोग dpx dpy dpz के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये वाला इंटीग्रेट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा dx dy dz। तो देखिए, वो हमारे पास आ जाएगा 2πm KT रेज़ टू पावर 3/2 उसकी वजह से, क्योंकि एक dx की वजह से आता था 2πm KT रेज़ टू पावर 1/2 के इक्वल, हम लोगों ने पहले अभी देखा था। तो ये हमारे पास आ जाएगा d³ n इक्वल्स टू n अपॉन v 2πm KT रेज़ टू पावर माइनस 3/2 2πm KT रेज़ टू पावर 3/2 dx dy dz।
अब डी एक्स डी वाई डी जेड उसको हम लोग इधर की साइड ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी क्यूब एन अपॉन डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू एन अपॉन वी। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक हम लोगों ने ऑर्डिनरी स्पेस लिया, सामान्य आकाश, उसके अंदर प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या जो होगी हमारी वो कांस्टेंट होगी। दैट मीन्स गैस जो होती है पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित होती है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो स्थिति का फलन वो देख लिया हम लोगों ने, वितरण कि एक समान रूप से वितरित होती है। अब हम लोग देखते हैं वेग आकाश में बंटन। देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया था। अब इसमें हम लोग करेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन 2πm KT रेज़ टू पावर -3/2 एक्सपोनेंशियल -pi² अपॉन 2m KT dpx dpy dpz। क्योंकि देखिए इसको इंटीग्रेट करने पर हमारे पास v आता है और यहाँ पे नीचे की साइड भी v होता है, इससे v से v कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बची थी। अब इसमें देखिए वेग आकाश में बंटन बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, समवेग आकाश। तो वेग आकाश में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, px को हम लोग mvx बोल सकते हैं, py को mvy और pz की जगह mvz। तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा एम क्यूब, हम लोग इधर लिख देंगे और यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर था, नीचे एम था, उससे वो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा एन एम क्यूब अपॉन 2πm KT रेज़ टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल -m v² अपॉन 2 KT dvx dy dvz। ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक थ्योरी में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता था वही है, वहाँ पे के क्या होता था हमारे पास, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब हम लोग निकाल रहे हैं हेल्महोल्ट्ज़ का फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ फलन। तो देखिए एफ जो होता है हमारा वो क्या होता है u - ts के इक्वल, और जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स के सांख्यिकी की बात करते हैं वहाँ पर हमारा होता है वो -n KT ln ऑफ z के इक्वल। तो df जो होगा हमारा वो क्या होगा, du - TdS - SDT के इक्वल। तो देखिए TDS को हम लोग TDS को हम लोग डी क्यूब लिख सकते हैं, इसलिए जगह du - dq - SDT। अब du - dq का हमारा क्या होता है -PdV के इक्वल, इसलिए हो जाएगा -PdV - SDT df। तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि -del F ओवर del V एट कॉन्स्टेंट T हमारा किसके इक्वल होगा, प्रेशर के इक्वल। और देखिए इससे इस वाले फलन के थ्रू यहाँ पर यदि z की वैल्यू हम लोगों के पास जो निकली थी n/v 2πm KT वाली जो निकली थी हमारी z की वैल्यू, पहले वो रख देते हैं। z की वैल्यू हमारी थी v/h 2πm KT रेज़ टू पावर 3/2, ये वाली वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा df = -n KT ln ऑफ v - ln ऑफ h प्लस 3/2 ln ऑफ 2π KT अपॉन m के इक्वल। तो उसको हम लोग df ओवर dv निकालेंगे इससे एट कॉन्स्टेंट t, तो हमारे पास वो आ जाएगा n KT अपॉन v के इक्वल, जो इक्वल होगा n RT अपॉन v के इक्वल। तो देखिए इससे हमारे पास वो जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV = nRT वो आ गई है, राइट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आइडियल गैस के लिए ये वैलिड है। अब हम लोगों को निकालनी है एंट्रोपी। एंट्रोपी हमारी होती है एन के एन ऑफ जेड प्लस यू अपॉन टी के इक्वल। तो एल एन ऑफ जेड की जगह वो वैल्यू रख देंगे तो इससे हमारे, और यू अपॉन टी से की जगह हम लोग देंगे तो 3/2 एन के, तो इससे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल। अब देखिए जो भी फंक्शंस थे जो वी और टी पर डिपेंड नहीं कर रहे थे उन सबको हम लोगों ने कांस्टेंट बोल दिया ए, तो इससे हमारे पास वो आ जाएगा एन के एल एन ऑफ वी प्लस 3/2 एल एन ऑफ टी प्लस ए के इक्वल। अब कैपिटल एन के था उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू आर। तो एन जहाँ पे वो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, तो इससे हमारे पास आ जाएगा एंट्रोपी एन आर एल एन ऑफ वी प्लस 3/2 एल एन ऑफ टी प्लस ए के इक्वल। अब देखिए एक मोल के लिए हम लोग को एंट्रोपी निकालनी होगी तो वो हो जाएगी आर एल एन ऑफ वी प्लस 3/2 आर एल एन ऑफ टी प्लस आर ए के इक्वल। इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा वो होती है माइनस एन, वो इक्वल होती है एन के टी स्क्वायर एन ऑफ डी एल एन ऑफ जेड ओवर डी टी के इक्वल। तो एल एन ऑफ जेड हम लोग ये बोल सकते हैं, इससे यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 एन के टी, दैट मीन्स 3/2 स्मॉल एन आर टी के इक्वल। उससे आंतरिक ऊर्जा जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी पर मोल 3/2 आर टी के इक्वल। यदि हमारे पास आंतरिक ऊर्जा आ गई है तो हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होती है वो निकाल सकते हैं हम लोग सी वी, वो होगी हमारे 3/2 आर के इक्वल। वहाँ पे हमारा मोनोटॉमिक आइडियल गैस वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं बैरोमेट्रिक इक्वेशन, वायु दाब समीकरण। तो देखिए उसके अंदर हम लोगों ने पहले वाले केस में क्या माना था कि स्थितिज ऊर्जा है वो हमारी जीरो होती है, हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स का इंटरेक्शन बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया था। लेकिन इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका इंटरेक्शन भी कंसिडर कर रहे हैं। उसकी वजह से जो स्थितिज ऊर्जा आ रही है आपकी वो mg z के इक्वल है। देखिए पृथ्वी के ऊपर है
तो सतह को तो हमारा एक्स और वाई हो गया, और पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर वाली अक्ष जो होती है वो हमारी वो जेड एक्सिस के इक्वल जेड एक्सिस कंसिडर करते हैं हम लोग उसको। तो वायु दाब का समीकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी हमारी ओवरऑल हो जाएगी mgz प्लस mv² अपॉन 2 के इक्वल। तो उससे हमारा जो वितरण फलन है, हमारा पार्टीशन फंक्शन, वो क्या हो जाएगा, समेशन ओवर आई एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन के टी के इक्वल। वहाँ पे एप्सिलॉन आई क्या हो जाएगा, mgz प्लस mv² अपॉन 2 के इक्वल। तो देखिए dx dy वाला तो हमारा वो सीधा सीधा रह जाएगा, dz के लिए हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस mgz अपॉन के टी dz, और dvx dy dvz के लिए हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 बार एक्सपोनेंशियल माइनस mv² अपॉन 2 के टी dvx dy dz। हम लोगों ने जैसे मोनोटोमिक आइडियल गैस के लिए किया था वैसा ही सेम चीज़ कर रहे हैं हम लोग, बस यहाँ पर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का भी हमारे पास फलन आ गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgz। और तो यहाँ पर देखिए जो dx dy वाला जो है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल A। हम लोगों ने क्या माना, ये वाला जो वो है सरफेस, उसको उसका एरिया है कैपिटल A के इक्वल। तो इससे हमारे पास z जो आएगा वो आएगा कैपिटल A अपॉन h के टी अपॉन mg 2 पाई के टी अपॉन m रेज़्ड टू पावर 3/2 के इक्वल। तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, d6n मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो इसके आयत अक्ष के वो सेल है उसके अंदर होंगे, वो होंगे n mg अपॉन a के टी m अपॉन 2 पाई के टी रेज़्ड टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mgz प्लस mv² अपॉन 2 के टी dx dy dz dvx dy dvz के इक्वल। अब हम लोगों ने क्या किया, सारे जितने भी वेरिएबल्स है सबके लिए इंटीग्रेट कर दिया dz के अलावा। तो इससे हमारे पास आएगा dnz इक्वल्स टू n mg अपॉन के टी एक्सपोनेंशियल माइनस mgz अपॉन के टी रेज़्ड टू पावर इंटू dz। देखिए अब हम लोगों को क्या चाहिए, इससे हम लोगों के पास क्या है, सारा फलन ओनली z वाले के लिए नंबर ऑफ एटम्स z के साथ में जितने वेरी हो रहे हैं वो हम लोग के पास आ गया। अब हम लोगों ने माना कि मॉलिक्यूल्स की हाइट z1 और z2 में जो है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा, वो निकालना हम लोगों को। तो वो क्या हो जाएगा, dn2 और dn1 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस mgz2 माइनस z1 अपॉन के टी के इक्वल। ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इसी को यूज़ करके एक फिजिसिस्ट थे फ्रांस के, उस जीन पेरेन, उन्होंने क्या किया था, एवोगाड्रो नंबर का जो एवोगाड्रो नंबर जो होता है हमारा उसके लिए वो निकाला था कि एवोगाड्रो नंबर है वो किस रेंज में होना चाहिए। और इसी के हेल्प से उन्होंने एक और चीज़ निकाली थी, के की वैल्यू, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उसकी वैल्यू। उसके लिए उन्होंने अर्थ का जो एनवायरनमेंट उसको कंसिडर नहीं किया था, उन्होंने दूसरा एनवायरनमेंट कंसिडर किया था हीलियम का, उससे निकाली थी। अब हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन 4 है हमारी उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास पी एक्स पी वाई पी जेड के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास जाएगा डी क्यूब एन अपॉन डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू एन एम जी अपॉन ए के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी के इक्वल। अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होती है हमारी वो क्या होती है, पी इक्वल्स टू स्मॉल एन के टी, ये वाली भी हमारी स्मॉल एन की वैल्यू होती है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा डी क्यूब एन अपॉन डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू के टी के इक्वल। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो इससे हमारे पास पी की वैल्यू क्या जाएगी, एन एम जी अपॉन ए एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी के इक्वल। उससे जब जेड को 0 होगा तब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एन एम जी अपॉन ए की इक्वल होगी, उसको हम लोगों ने पी नॉट बोल दिया। तो हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो बन जाती है पी इक्वल्स टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी। ये हमारी बैरोमेट्रिक इक्वेशन होती है, वायु दाब समीकरण। ये हमारा बहुत बार यूज़ आता है बहुत सी जगहों पर। देखिए अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ पी इक्वल्स टू लॉग ऑफ पी नॉट माइनस एम जी अपॉन के टी इंटू जेड। दैट मीन्स यदि हम लोग लॉग पी और जेड के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और उसका स्लोप जो होगा वो माइनस एम जी अपॉन के टी के इक्वल होगा, राइट। प्रवणता जो होगी वो माइनस एम जी अपॉन के टी के इक्वल होगी। वैसे ही हम लोग दाब अलग अलग ऊंचाई पे हम लोग को ज्ञात करना हो तो लॉग P1 अपॉन लॉग P2 हमारा हो जाएगा mg अपॉन के टी Z2 माइनस Z1 के इक्वल। यहाँ पर Z1 और Z2 अलग अलग ऊंचाई है। तो यहाँ पर हम लोगों का बैरोमेट्रिक इक्वेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको आज पढ़ाया मोनोटोमिक आइडियल गैस और बैरोमेट्रिक इक्वेशन। थैंक यू।